3 रियासतें ऐसी थी जिनके लिए अलग तरीके के कदम उठाने पड़े। सबसे पहले देखते हैं जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना। जूनागढ़ गुजरात के इस राज्य का नवाब मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की 80% आबादी हिंदू थी। अधिकांश रियासतों ने 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया था, लेकिन नवाब महाबत खान उस समय यूरोप में छुट्टियां बिता रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके दीवान सर शाहनवाज भुट्टो राज्य को संभाल रहे थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से परामर्श कर राज्य को पाकिस्तान में मिलाने का निर्णय लिया, जबकि जूनागढ़ भौगोलिक रूप से चारों तरफ से भारत से घिरा था। जब वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया और आसपास के राज्यों ने विरोध किया, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। फूड लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस तो अपने चरम सीमा पर थी, तो नवाब डरकर पाकिस्तान भाग गया। जाने से पहले वो राज्य का खजाना साथ ले गया। इसके बाद जूनागढ़ की सरकार टूट गई। राज्य के दीवान ने भारत को हस्तक्षेप के लिए बुलाया। 1948 में भारत ने वहां जनमत संग्रह कराया, जिसमें 99% से ज्यादा जनता ने भारत के पक्ष में वोट दिया। नवाब का जीवन पहले जैसा शाही नहीं रहा। शुरू में उनके पास जो खजाना था और संपत्ति थी, उसी से उनका जीवन चलता रहा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने डॉग्स पर बहुत ज्यादा खर्च किया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पाकिस्तान में उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक रोल नहीं मिला। वो एक सामान्य शरणार्थी की तरह जीवन जीते रहे। ना तो उन्हें सत्ता मिली और ना ही पहले जैसी शाही ताकत। आखिरकार 1959 में उनका निधन हो गया। अब देखते हैं ऑपरेशन पोलो का भारत के इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। हैदराबाद उस समय की सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी, जिसके शासक निजाम मीर उस्मान अली खान थे। वे भारत के बीचों बीच एक आजाद देश बनाना चाहते थे। निजाम की निजी सेना, जिसे रजाकार कहा जाता था, वो एक उग्र संगठन था। उसने भारत में शामिल होने की मांग कर रही स्थानीय जनता पर अत्याचार करना शुरू किया। हिंदू समुदायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा, लूटपाट, आगजनी और हत्याएं की। हजारों परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घर गांव छोड़कर पड़ोसी भारतीय राज्यों या जंगलों में शरण लेनी पड़ी। वे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नामक राजनीतिक दल की सशस्त्र शाखा की तरह काम कर रहे थे। इस संगठन की शुरुआत 1938 में एमआईएम नेता बहादुर यार जंग ने एक वॉलेंटियर संगठन के रूप में की थी। भारत के साथ विलय की वकालत करने वाले प्रगतिशील मुस्लिम पत्रकार सोएबुल्ला खान की भी बहरे से हत्या कर दी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सब्र टूट गया। 13 सितंबर सुबह 4 बजे भारतीय सेना ने सोलापुर पश्चिम और विजयवाड़ा पूर्व जैसे कई मोर्चों से हैदराबाद में प्रवेश किया। भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों और हवाई शक्ति के आगे रजाकार और निजाम की सेना टिक नहीं पाई। 17 सितंबर 1948 की शाम को निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा की और मेजर जनरल एल एड्रोस हैदराबाद सेना के प्रमुख ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और हैदराबाद आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। जीत के बाद मेजर जनरल जे.एन. चौधरी को हैदराबाद का सैन्य गवर्नर नियुक्त किया गया, ताकि वहां शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। बाद में निजाम को कुछ समय यानी 1950 से 56 के लिए वहां का औपचारिक राज प्रमुख बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद बड़े पैमाने पर हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने पंडित सुंदरलाल समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान भारी संख्या में नागरिक हताहत हुए थे। ऑपरेशन पोलो 1948 के बाद भारत सरकार ने एमआईएम पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया और मुखिया कासिम रजवी को जेल में डाला गया। 1957 में जब कासिम रिजवी जेल से रिहा हुआ, तो उसने पाकिस्तान जाने से ठीक पहले एक प्रतिबंधित और बिखरी हुई पार्टी की कमान अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप दी, जो आज के एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। उन्होंने पार्टी के नाम के आगे ऑल इंडिया जोड़कर इसे एआईएमआईएम नाम दिया। कानूनी और व्यवहारिक रूप से आज की एआईएमआईएम रजाकारों के हिंसक तरीकों से खुद को पूरी तरीके से अलग रखती है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की प्रक्रिया कब शुरू हुई। यहाँ के महाराजा हरि सिंह अपने राज्य को आजाद रखकर पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य था, इसलिए पाकिस्तानी नेतृत्व का मानना था कि कश्मीर पर सिर्फ उनका हक है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर नियंत्रण पाने के लिए आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी, दवाइयां और जरूरी चीजें रोक दी। जब इससे बात नहीं बनी, तो पाकिस्तान ने सैन्य रास्ता चुना। 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान सेना के समर्थन से उत्तर पश्चिमी प्रांत के हजारों पश्तून कबीलाई लड़कों यानी ट्राइबल राइडर्स
कमांडर्स ने आधुनिक हथियारों के साथ कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। मेजर जनरल अकबर खान पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और इस पूरे ऑपरेशन के मुख्य रणनीतिकार और कमांडर थे। इन्होंने इस मिशन के लिए अपना कोड नेम जनरल तारिक रखा था। सरदार शौकत हयात खान इस कश्मीर ऑपरेशन के सुपरवाइजर थे। मेजर खुर्शीद अनवर को 20,000 ट्राइबल मिलिटेंट्स तैयार करने का काम सौंपा गया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक गुप्त बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी थी। वहीं तत्कालीन वित्त मंत्री गुलाम मोहम्मद ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खजाने से 3 लाख रुपए की गुप्त राशि जारी की थी। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस यानी NWFP के मुख्यमंत्री अब्दुल कयूम खान ने आदिवासियों को हथियार और गाड़ियां मुहैया कराने में पूरी मदद की थी। इसे ऑपरेशन गुलमर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान की बन्नू ब्रिगेड में तैनात एक सैन्य अधिकारी मेजर ओंकार सिंह कलकट के हाथ गलती से इस ऑपरेशन के सीक्रेट दस्तावेज लग गए थे। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागे और 18 अक्टूबर 1947 को दिल्ली पहुंचकर भारतीय अधिकारियों को इस बड़े हमले के बारे में आगाह किया। घुसपैठियों ने मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला पर कब्जा किया। उन्होंने रास्ते में बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी, बर्बरता और नागरिकों पर अत्याचार किया। घुसपैठिए तेजी से राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। महाराजा हरि सिंह की छोटी सी और बिखरी हुई सेना उनका मुकाबला करने में असमर्थ साबित हो रही थी। घबराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से तुरंत सैन्य सहायता मांगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भारत अपनी सेना तब तक नहीं भेज सकता जब तक कि कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा न बन जाए। 26 अक्टूबर 1947 में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में कानूनी विलय के दस्तावेज पर यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ने भी इस विलय का समर्थन किया क्योंकि वे पाकिस्तान के सांप्रदायिक एजेंडे और कबीलाइयों की बर्बरता के सख्त खिलाफ थे। 27 अक्टूबर 1947 में जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के विमानों ने सिख रेजिमेंट के जवानों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतारा। ये इतिहास का सबसे सफल और त्वरित एयरलिफ्ट ऑपरेशन में से एक था। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बारामूला की लड़ाई जीती और कबीलाइयों को श्रीनगर के बाहरी इलाके से पीछे ढकेलना शुरू किया। इस दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र मिला, और मकबूल शेरवानी जैसे वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। जब भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को और घुसपैठियों को कश्मीर से पूरी तरह खदेड़ने ही वाली थी कि मामला कूटनीतिक मोड़ पर आ गया। 1 जनवरी 1948 को प्रधानमंत्री नेहरू इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गए ताकि पाकिस्तान को आक्रामक घोषित किया जा सके। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू हो गया। युद्ध विराम लागू होते समय दोनों सेनाएं जहां मौजूद थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कहा गया। इसके परिणाम स्वरूप कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। भारतीय जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग 2/3 हिस्सा यानी कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख भारत के पास रहा। राज्य का करीब 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK कहते हैं।